आइसोलेशन पे रखना या लॉकडाउन करना सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ये तो सुसाइडल है। अब सवाल आता है कि ये लॉकडाउन जो है इसका आइडिया आया कहाँ से। आपके दिमाग में परसेप्शन होगा कि WHO ने बोला होगा, रिकमेंड किया होगा कि आप लॉकडाउन करो। दरअसल WHO ने अपने हाथ खींच लिए, उन्होंने बोला कि हमने तो नहीं बोला। अगर WHO ने नहीं बोला तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जवाब आपको ढूंढना है। अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं अपने अगले वीडियो में थोड़ा सा राज खोलने की कोशिश करूंगा। सारी दुनिया की खुशियां कुछ लोगों की मुट्ठियों में कैद हो गई हैं। उन्होंने जितने भी सुख और सुख के साधन, सारी दुनिया की खुशियां कुछ लोगों ने मुट्ठियों में कैद कर ली। अब इससे इस पूरी मानवता को बचाना है। देखो, वो लोग अपने किए से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से। नेपोलियन, हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक। एक हैं रॉथस्चाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर। और दोनों के ही संयोग से 5-5 बच्चे थे। और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था खड़ी हुई। क्या नाम बताया? एक का नाम रॉथस्चाइल्ड, उसको रॉथशील्ड भी बोलते हैं, कुछ रॉथस्चाइल्ड बोलते हैं, और दूसरे रॉकफेलर। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी की देन है, और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रॉथस्चाइल्ड पैदा हुआ। रॉथस्चाइल्ड, अब रॉथस्चाइल्ड जो है ये यहूदी परंपरा में विश्वास रखता है। इसने बैंक और बैंकर्स की, बैंकों की व्यवस्था ही, ये जो करेंसी की व्यवस्था, वो उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये पूरा जो सिस्टम, जो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति कहां जाती है? अंततोगत्वा बैंकों में जाती है और जो है सोने में जाती है। तो सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियां थी, 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया। और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर पने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के फिर जो ताकतवर लोग हैं उनके सारी संपत्ति को अपने यहां बैंक में कैसे लाया जाए और उन बैंकों से फिर पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर के और पूरी दुनिया में दो ही तो, एक तो पश्चिम का जो पूंजीवाद हम जिसको बोलते हैं, और एक जो साम्यवाद। साम्यवाद को भी फाइनेंस इसी इन्होंने किया, दो व्यक्तियों ने साम्यवाद को और जो है पूंजीवाद को, दोनों को फाइनेंस किया। किसने? रॉथस्चाइल्ड ने और रॉकफेलर ने। और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई। अब मैं इसलिए इस बात को दूसरे अर्थ में कहता हूं, वो पूंजीवादी लोग, वो आज तक भी करीब 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, 300-400 सालों से उनकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो अपनी पूरी ताकत से वैसे बढ़ रहे हैं। और जो हम अध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी सोच के लोग हैं, वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। माने 1% लोग, और 1% में मैं ज्यादा कह रहा हूं, 0.01% लोग, और उसमें भी यदि मैं कुछ और टॉप लोगों की बात करूं तो जो है अंगुलियों पर गिन लो, इतने से लोग, वो जो है अपने उस शातिरपने से बाज नहीं आ रहे। ये जो 5 बड़े षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलते हैं, आर्थिक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र, नैतिक षड्यंत्र, सामाजिक षड्यंत्र और धार्मिक षड्यंत्र, इनके मूल में यही पूंजीवादी लोग होते हैं। ये ऐसे पूरी दुनिया को चलाते पर्दे के पीछे रह करके, जैसे भगवान अदृश्य होकर के चला रहा है, ऐसे ये भोगवाद को अदृश्य होकर के चलाते हैं पीछे से। ओफ, superhero using his superpower of being very rich to help save the planet. Behind closed doors on this New York campus, a secret gathering of some of the world's most powerful people. Gates, Buffett, Bloomberg, Winfrey. It was like, well, it was like the Super Friends. In the great hall of the Justice 'Justice' 'League', 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 'Justice' 'League'
But these cartoon-fueled puff pieces reveal more than they know about Gates and the other mega-rich philanthropists they are attempting to idolize. They reveal that the idea of the selfless billionaire do-gooder is a work of fiction so unbelievable it is only fit for Saturday morning cartoon fare. This is an exploration of Bill Gates and the population control grid. You're tuned into the Corbett Report. From a journalistic standpoint, Good Morning America's inane report on the secretive billionaire meeting that took place in New York in 2009 was a failure. It listed some of the meeting's attendees and their combined net worth. Gates, Buffett, Bloomberg, Winfrey, together with others at the meeting, including George Soros, Ted Turner, David Rockefeller, they're worth more than $125 billion. That much money, that much power around one table. It begs the question, what were they doing? What were they scheming? Total world domination? This group, together for 6 hours, was talking about charity, education, emergency relief, global health. The meeting was held at the personal residence of Sir Paul Nurse, then president of Rockefeller University. That the invitation to the gathering was co-written by Bill Gates, Warren Buffett, and David Rockefeller, or that the aim of the meeting was to consider how their wealth could be used to slow the growth of the world's population. Given that these extraordinarily rich and powerful men, including Warren Buffett, David Rockefeller, and Ted Turner, have all expressed their belief that the growing human population is the greatest threat faced by humanity, it should not be surprising that they would convene a conference to discuss how best to channel their vast wealth into the project of reducing the number of people on the planet. Particularly unsurprising is that attendees of the meeting later dubbed Bill Gates, a man for whom population control is particularly close to his heart, as the most impressive speaker at the event. Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. We go from less than 1 billion in 1800, and then 3, 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. So Melinda and I wondered whether providing new medicines and keeping children alive, would that create more of a population problem? In 2010, the deep state had the Rockefeller Foundation script a plan to introduce martial law and a permanent method for total control of the citizenry. In this plan that they disguised as an academic scenario, as they called it, the method they would use to gain complete prison-like control of the entire population was to infect them with a devastating biological pandemic, and then, under the guise of protecting us from this threat, they would be free to implement their final solution, a prison state. The prison state that they need to keep their grip on power. As usual, the fascists disguise their crimes as helping us, and as is typical of this new type of fascism, they always make the claim that we the people are begging them to have more and more control over us. As you watch this video, remember that the deep state concocted this scheme in 2010 as a quote-unquote simulation of what is to come. The following is proof that the deep state is behind these viral pandemics. Absolutely positively, pandemics are now the tool of choice for the fascists, known as the deep state, and the private contractors that they contract these pandemics out to. For the deep state, to make an international pandemic isn't even a high-tech operation, it's a no-tech operation. It's easy. A simple vial of Ebola, SARS, MERS, Spanish flu, or coronavirus, or whatever they come up with in their secret bioweapons lab, is all they need to bring the world into their total control. The only thing you have to remember is if they can do it, they will do it, which means they already have done it. Here's a document from the Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation right there. You can zoom in on that, where my finger is. It's called Scenarios for the Future International Development, the Rockefeller Foundation. All right? Okay, let's take a look at what they're saying here.
This is something like a 50, 60-page document. I'd like you to go to page 18, if you can look at this up on the internet, but I'll read it off to you. It's called lockstep, lockstep. And this is a phrase that I used right after 2001 when I saw the entire system of the United States, including the population, were in lockstep. So the Congress went along, and yes, it was Osama bin Laden, and the people waved their flag and said, I hate, 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 and everything was in lockstep. Well, in 2010, they published this, Rockefeller Foundation, and here's what they're saying. They're saying that they call it a scenario. These are scenario narratives, and they speak about it in the past tense. So they put out this scenario, lockstep. A world of tighter, top-down government control and more authoritarian leadership with limited innovation and growing citizen pushback. Okay, I'll read a little bit of it. In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years, nobody was anticipating a pandemic, finally hit. Unlike 2009's H1N1, this new influenza strain originating from wild geese, they use some scenario, but this is Ebola they're talking about. Ahead. Even the most pandemic prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20% of the global population and killing 8 million in just 7 months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies. You can see the agenda. Just naked, raw, naked control agenda written down, and it's anybody's guess how this becomes effectuated in real life. So whether this is written specifically as marching orders or whether people take it upon themselves in the intelligence networks to say, okay, well, this has been produced, so this is the plan here. But these narratives have to be written in advance because the intelligence agencies don't know how to do these narratives. They need help. So these think tanks, they come up with these like Rand Corporation, Rockefeller Foundation. These are think tanks of death. They're not the think tanks, they're not there to find great ways to help people. Right? Okay, the pandemic also had a deadly effect on economics. International mobility of both people and goods screeched to a halt. Which is what they want. They want a completely isolated world, right? Debilitating industries like tourism and breaking global supply chains. Well, of course they want tourism stopped because they're not in the tourism business, and they want you at home in your house in front of the TV. Then they got you because once you watch the TV, they own your soul. Even locally. Wait a second, we're on television. I mean commercial television, let's say. National. Even locally, normally bustling shops and offices sat empty for months. Okay, so I love how they talk about it in the past tense in 2010. Right? The pandemic blanketed the planet, though disproportionate numbers in Africa died. Southeast Asia and Central America, where the virus spread like wildfire. It sounds like the opening monologue of a disaster movie, right? Exactly. Now listen to, here's the good stuff now. But even in developed countries, containment was a challenge. Now here's this one. I love this one. The United States' initial policy of strongly discouraging, in quotation marks, strongly discouraging citizens from flying proved deadly in its leniency. So they're saying, that... No, keep going. Okay, read it. Proved deadly in its leniency. So they should have been tougher, right? Accelerating the spread of the virus, not just within the United States, but across borders. However, a few countries did fare better. China in particular. The Chinese government's quick imposition and enforcement of mandatory quarantine for all citizens, as well as its instant and near hermetic sealing off of all borders, saved millions of lives, stopping the spread of virus far earlier than in other countries. So the message is here is we have to look towards the Chinese, the oppressive totalitarian Chinese regime as an example of what we need to be doing here. And of course, the ruling class here loves the Chinese regime because they have demonstrated to the ruling class the most efficient form of capitalism, which is authoritarian capitalism. So we have capitalism, but unfortunately we have this like
veil. I get it. We have this veil of This is great democracy. stuff. This is very interesting. This is continue on. Okay, okay. China's government was not the only one that took extreme measures to protect its citizens from risk and exposure. During the pandemic, national leaders around the world flexed their muscles, flexed their authority, and imposed airtight rules and restrictions. You can see the agenda. Okay, no, go. Okay. From the mandatory wearing of face masks to body temperature checks at the entries to communal spaces like that's what's happening right now. Yeah, but soon it's going to be like body. You know, it'll be at the subway. Yeah, well, is that what you're saying? We'll be going through this in the sub to get on the buses and the subway, absolutely, things positively. like that. And what this means though is don't think about having a cigarette, a joint on you, or I mean, basically you can't. This is a dragnet for everything. So if in order for you in other words, just like with stop and frisk, this is ultimate stop and frisk. This is the ultimate cavity stop and frisk, cavity search kind of thing. All right, so during the pandemic, national leaders around the world flex their authority. You know, now there's some good stuff. Listen to this. And even supermarkets, they want body checks at supermarkets, okay? So basically what they're saying is they're building a system where every move you make, you got to go through them. You can't get food. Well, how about if you go to the farmer's market? Right. Here's the good stuff now. I mean, it just keeps getting better. Even after the pandemic faded, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck. And even intensified. That's the whole point. So they're going to get rid of... Didn't that happen already with 9/11? Of course. 9/11 was how many, 14 years ago, and we still have all these draconian so rules. They're going to put the body cavity USA, searches Patriot, and all that. That's right. So in order to get to a supermarket, you got to have a body cavity search, and then when there's no more Ebola, well, you know what? We kind of like this way because we have a complete infrastructure of a control grid. In order to protect themselves from the spread of increasingly global problems, from pandemics and national terrorism to environmental crisis and rising poverty, leaders around the world took a firmer grip on power. Well, what the hell would rising poverty have anything to do with imposing strict citizen controls with face masks? So they're very sloppy stuff here. At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. I'm sorry. Nobody likes this stuff. They're just saying it. No, I have to provide analysis. Only because we only have 5 minutes left, so that's. Oh my God. Okay. Citizens willingly gave up some of their sovereignty and their privacy to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. I mean, that's just a complete naked contradiction to the famous saying that if you think you're going to give up a little bit of security, I mean, if you're going to give up your freedom for security, you're going to get neither. That's the long-standing thing. And here what they're doing is they're not even ashamed or embarrassed to absolutely say the exact opposite. They're saying, yes, we all want to give up our privacy and sovereignty for more stability and security and stability. So you don't get that. When you give it up like that, you get the shaft. Can you show us the cover again of what you were just reading? One more time, and then I have two more documents. Right, this is what we were reading here, and just zoom in a little bit so folks can see it. He'll zoom in. Don't worry, you can relax. And scenarios for the future of technology and international development. Okay, they want to get more control, more and it's going to be curfews and quarantine. So what I'm saying is that unless the American people start to get some new way to revolt, a new way to organize, new way to protest, unless we can break through the apathy, because that's what we have here, then it's going to be a slave state here. The ruling class doesn't seem to have too much resistance. They're getting everything on their Christmas shopping list, and they've been wanting quarantines and curfews for a long time. Now they got it. And if you want to live in a world where you're tricked into all this stuff because it's for your safety, right? And if you want to have a probe and make sure you got to check your pockets, make sure you don't have anything incriminating on you before you go out, and when you step out of your house, you want some police there to monitor and see what you're doing. If that's the world you want to live in, be apathetic, don't do anything. You're going to get that world very soon. It's coming your way, definitely. Yeah. So what should people do? What's the hope? You have 30 seconds. To wake up, learn about it, and go fight these bastards in Washington. They're easy to beat. If we can just organize, we can beat them. It's simple. They're weak, and there's so few of them.
इतना खतरनाक सीन है। लेकिन उस सीन की शुरुआत, जो मेरा पहला दावा है कि कोरोना वायरस एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र है क्या, तो कुछ लोगों ने यह वायरस आने के पहले ही इसका नाम दे दिया था। और वो नाम दे दिया कहां कहां, कितने बड़े सीक्वेंस है। उसके पहले जिस घटना की मैं बात बताने जा रहा हूं, वो घटना, वो इवेंट, वो कार्यक्रम, वो मीटिंग, वो प्लानिंग, वो योजना या वो षड्यंत्र, वो प्लॉट, जिसमें आज मैं कह रहा हूं कि बिंदास बोल ऑन कोरोना प्लॉट, मतलब एक ऐसा प्लॉट, ऐसा षड्यंत्र जिसकी शुरुआत इस वीडियो से होती है कि यह वीडियो 18 अक्टूबर 2019 को हुए इवेंट में, जबकि दुनिया में कहीं पर भी कोरोना की केस नहीं आई थी। 31 दिसंबर को चाइना में केस आई है, 1 तारीख को संशय की केस हुई थी और 31 को रजिस्टर हुई है। अगर 31 दिसंबर को यह केस हुई तो अक्टूबर महीने में ही इस वायरस का नाम और पूरे दुनिया में कैसे लॉकडाउन करना है, यह कैसे तय हो गया था। इतना ही नहीं, बहुत कुछ। धैर्य रखिए, आपको आज चौंकाने वाली बातें पता चलनी है। कोरोना का नाम पहले ही तय हुआ। It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. इस इवेंट का वीडियो स्टिंग ऑपरेशन का नहीं है। ये सारे वीडियो मैंने किस सोर्स से लिए ये भी आपको बताऊंगा। अब ये कहां पर आ सकता है, ये जो कहा था इस लोकेशन में जरूर बदलाव है। वो क्यों, ये भी उत्तर आगे मिलेगा। देखिए अगला वीडियो। Farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from क्या सिम्टम होंगे आपको आज पूरी दुनिया जिस बीमारी के कारण आज पूरी दुनिया चिंताक्रांत है, लॉकडाउन है, उसका नाम पहले से तय है। उस वायरस से होने वाले संभावित बीमारियां भी पहले से ही बता गए, उसके सिम्टम्स भी बताए गए हैं। इतना ही नहीं, बहुत कुछ। ये अगला वीडियो क्या कहता है? We could be looking at double the number of cases in 1 week and 16 times as many in a month if we are not able to stop the spread. That would be on the order of 500,000 cases, and it would continue to rise exponentially. In 3 months, we could be approaching 10 million cases. We could be looking at double the number of cases in 1 week and 16 times as many in a month if we are not able to stop the spread. That would be on the order of 500,000 cases, and it would continue to rise exponentially. है कि पहले महीने में कितने पेशेंट रहेंगे, दूसरे में कितने रहेंगे, क्वार्टर में कितने रहेंगे, टोटल कितने लोग होंगे। ये वायरस आने की बात घटना नहीं है, ये सब कुछ वायरस आने के पहले, कई दिन पहले, कई सप्ताह पहले, महीना पहले ये बताया जा रहा है। ऐसे कौन लोग थे? इस इवेंट का नाम क्या था जिसमें ये षड्यंत्र रची जाने की बात लोग कह रहे हैं? उसका नाम क्या था? होटल का नाम, अब इवेंट का नाम देखिए। इवेंट 201, अ ग्लोबल पेंडेमिक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक्सरसाइज का मतलब? मित्रों, ये एक तरीके से रिहर्सल हुई है। कब? जब दुनिया के किसी वैज्ञानिक को पता नहीं था, दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा था कि हमारे पास ये वायरस आया है, ना अखबार में था, ना कहीं था। ये कहीं पर भी आने के पहले ये इवेंट 201 में इस पेंडेमिक की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज की गई थी, रिहर्सल की गई थी। और इस रिहर्सल में इतना माइक्रो डिटेल है मित्रों कि जो आज हवाई जहाज बंद है, जो आज लॉकडाउन है, जो आज तमाम प्रकार का ट्रांसपोर्ट बंद है, या जो पूरी व्याख्या इस वक्त WHO कर रहा है और उसको दुनिया भर के देश फॉलो कर रहे हैं, वो सब कुछ इस इवेंट में, इस वायरस के जमीन पर आने, किसी व्यक्ति के शरीर में घुसने के पहले ही तय हो चुका है। नाम, अब इसमें कौन कौन था
आप कहेंगे कि भाई वायरस की बात हो रही तो डॉक्टर होने चाहिए, वैज्ञानिक होने चाहिए, बड़े बड़े लेबोरेटरी होने चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं है। इसमें बैंकर है। भाई पैसे वाले का क्या, बैंक वाले का क्या संबंध है इस घटना से? इसमें एयरलाइन से, मैं नाम लूंगा अभी एक एक करके, लेकिन मित्रों ये सारे नाम एक बार सुन लीजिए, उसके बाद इनके भाषण भी सुनाऊंगा कि इन्होंने इस 201 इवेंट में क्या कहा। एक बार नाम ले लेते हैं, सबके नाम, पूरा लूप प्ले कर देते हैं। Lawan Thiru, Monetary Authority of Singapore. Matthew Harrington, Edleman. Stephen Redd, US CDC. Tom Inglesby, Johns Hopkins University. Adrian Thomas, Johnson & Johnson. Brad Conant, Henry Skin. Dr. Caitlin Rivers, John Hopkins Center for Health Security. Eduardo Martinzer, the UPS Foundation. Avril Haines, former US Deputy National Security Advisor. George Gao, China CDC. Hasti Taggi, NBC Universal. Latoya Abbott, Marriott International. Martin Neuchel, Lufthansa Group Airlines. Sophia Barnes, UN Foundation. Tim Evans, formerly World Bank Group. Christopher Elias, Bill and Melinda Gates Foundation. ये नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, क्योंकि आज इस पूरे एपिसोड में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का क्या संबंध है। ये तो काम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो संस्थाओं का है जो इसमें कहां दिख रही है, जो है उन्होंने वास्तविकता क्या किया, इसमें उन्होंने फायदा लिया या नुकसान में रहे। क्योंकि दुनिया जब कहीं पर नुकसान में होती है तो कुछ लोगों का फायदा होता है, और पहला शक जिनके ऊपर फायदा होता है उन्हीं को जाता है। इसलिए जो शक, जो संदेह, जो डाउट लेने का काम है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एक आधार होता है। और इसलिए इस षड्यंत्र के इन्वेस्टिगेशन के पहले, इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के पहले हमारे मन में यही आया कि भाई फायदा किसको हो रहा है। चाइना को क्या फायदा हुआ हो तो पता चला, लेकिन क्या केवल चाइना ही है? चाइना ने तो WHO को हाथ में लेकर ये खेल खेला है, लेकिन WHO के किसके हाथ में है? WHO, चाइना, और केवल WHO पूरे दुनिया को ऐसा करा सकते हैं? या इसकी भूमिका बहुत पहले बनती है? मित्रों, इसकी भूमिका बहुत पहले बनी है, आपको जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले ये डिटेल, डेट्स का डिटेल अभी मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताऊंगा, कई साल पीछे लेकर जाऊंगा। ये ग्राफिक पहले देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको रेफरेंस दूंगा, उसके बाद इन लोगों के वीडियो भी दिखाऊंगा। कोरोना का पहला मामला 31 दिसंबर को ऑफिशियली चाइना में सामने आया, 31 दिसंबर, ध्यान रखिए। आगे उसके बाद 201 इवेंट 18 अक्टूबर 2019 को हुआ, मतलब ये इवेंट पहले ही हो चुका था। कितने महीने काउंट कर लीजिए आगे। उसके बाद ये महीने अपने काउंट किए। अब मैं आपको भाषण सुनाऊं और मैं ये कहूं कि इतना बड़ा षड्यंत्र कुछ महीने पहले हुआ, कुछ सप्ताह पहले हुआ, ऐसी संभावना होती है? नहीं। मैं आपको लेके चलता हूं 2015। आज जब हम 2020 में बात कर रहे हैं तो 2015 में ये पूरी इवेंट को स्पॉन्सर करने वाले या इस इवेंट का मेन हिस्सा रहे गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स के फाउंडेशन ने, के प्रमुख स्वयं बिल गेट्स ने 2015 में कहा था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला। ये वीडियो सुनिए। Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence.
We've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. These things are really... क्या कह रहे बिल गेट्स? बिल गेट्स कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लोग मरेंगे वो युद्ध से नहीं मरेंगे, वो मिसाइल से नहीं मरेंगे, माइक्रोन से मरेंगे, मतलब छोटे वायरस से मरेंगे। 2015 में बिल गेट्स कह रहे हैं, 2020 में ये हो रहा है। ये सीक्वेंस कहीं और भी जुड़ता है क्या? इसके पीछे की एक और घटना 2011 में एक फिल्म आती है जिसका उल्लेख बिल गेट्स करते हैं, लेकिन हम पहले बिल गेट्स का एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उस फिल्म की तरफ भी लेके जाऊंगा। देखिए। Global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. These things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now, in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Now, in the movies, there's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. There's 3 reasons why. साधारणतः आपको शब्दशः इसका अर्थ समझ में नहीं भी आए तो आप ये जरूर समझ गए होंगे कि बिल गेट्स एक वायरस की बात कर रहे हैं, युद्ध से ज्यादा, मिसाइल से ज्यादा माइक्रोन मतलब छोटे जीवों से लोग मरने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस पर पिक्चर भी आ चुकी है। लोग हंस रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कहने वाला अगर संदेह के घेरे में है, इतना शक्तिशाली जो भी योजना बनाने वाला है वो फिल्म नहीं बना सकता? और वो फिल्म इतनी सिमिलर है, कितनी? वीडियो देखिए। आम आदमी अपने चेहरे को 2 या 3 हजार बार हर रोज छूता है। इसके साथ डोर नॉब्स, वाटर फाउंटेन्स और एक दूसरे को। हनी, देखो यार, तुम यहाँ मत आना, जा बेटा अपने रूम में। तो हमारे पास ये अनूठा वायरस है, ये कोई वैक्सीन ये नहीं है। कैसे पहले ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? नहीं। ये एक वीकेंड है, ये नंबर शायद कम हो। ये छूत है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि किस दिशा में फैल रही है। पहले 2-3 लोग प्रभावित थे, और फिर 4, और फिर वो 16 हो गए, और तुम कहते हो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट को अंडरग्राउंड ले जा रही है। वो में अफरा तफरी हो जाएगी। वायरस के विषय में सच्चाई संसार से छुपाई जा रही है। अपने सैंपल्स नष्ट कर दो, हर चीज डिस्ट्रॉय कर दो, किसी से बात मत करना, किसी को छूना मत, ये बहुत जरूरी है। वायरस में दोनों चमगादड़ और सुअर का डीएनए रेजिड्यू है। तो मित्रों, आप कहेंगे कि सुरेश जी क्या बात करें, अगर किसी को वायरस फैलाना है तो वैसे फैला देगा ना, वो उसके लिए पहले फिल्म क्यों बनाएगा? क्या जरूरत है फिल्म बनाने की? मित्रों, दुनिया पर राज करने वाले लोग, उनके एजेंडे पर लोग चले, इसलिए आप क्या सोचे ये भी वो सोचते हैं। आप सोचे और उसी दिशा में चले जो आप पहले देख चुके हैं। आपको पता है कि सांप आने के बाद क्या करना है, या आप कहीं देखकर सोचकर
वही एक्टिविटी करते हैं। आग लगने पे क्या करना है आपने देखा है, सुना है, फिर करते हैं। जब वायरस आएगा तो क्या करना होगा, इसके लिए पहले से ही आपको जब बताया जाएगा, कुछ और आप नहीं करें, आप आयुर्वेदिक दवाई की तरफ न जाए, अपने परंपरागत दवाई की तरफ न जाए। इसलिए आपका माइंड बनना चाहिए कि अरे ये जो कह रहे हैं ना वो तो मैंने सुना था। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पहले से रिकॉर्ड रहेगा। दुनिया जिस दिशा में चाहे उस दिशा में सोचने के लिए व्यवस्था करने वाले लोग लंबी योजना बनाते हैं। शायद आपको अभी भी थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी, तो आगे चल के भी मैं आपको कोई और चीजें बताऊंगा। लेकिन मित्रों, मैं आपको जो घटनाक्रम जिस दिशा में लेकर जा रहा हूं, आप ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? आगे आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, आपका बच्चा, उसका भविष्य क्या है? क्या फार्मा कंपनियां या कुछ कंपनियां दुनियाई देश आपको उन देश में वीजा नहीं देंगे। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में ये जांच में आएगा। अभी भी कुछ देशों में जाना हो या कुछ देशों के अगर आप नागरिक हैं तो आपको, खास करके दक्षिण अमेरिका के लोग जब दूसरे देशों में, विकसित देशों में जाते थे, मित्रों, आने वाले दिनों में दुनिया का पूरा नेटवर्क, किसको जॉब कहां मिलेगा, कौन से देश में जाएगा, ट्रैवल करेगा नहीं करेगा, घर में रहेगा, एक साथ समूह में इवेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपके शरीर में लगी हुई चिप तो नहीं ये करने वाली है। ये सब कुछ सोचा है दुनिया के तमाम कंप्यूटर को जोड़ने की क्षमता विकसित करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के हेड रहे बिल गेट्स ने। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चिप्स तक लेके जाने के लिए, लोगों के एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसेस बना के रखे, कौन किसके अंदर बीमारी है, किसके अंदर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है, उसको ही वहां पर परमिशन मिले। इसलिए आने वाले दिनों में अगर ये होगा तो आपकी, मेरी, मेरे बच्चों की, उसके बच्चों की आजादी कहां रहेगी? और क्या हम इस केमिकल दवाइयों के व्यापार में इतने चंगुल में फंस जाएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे? जैसे इस वक्त भी इस इवेंट में जो कहा गया वही हो रहा है कि कोई दवाई नहीं देना। अरे भाई, क्यों नहीं देना? तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे बाप दादा के पास है ना, उसने उपचार करे हैं, लाख साल सभ्यता को जीवित रखा है। क्यों नहीं आयुर्वेदिक ले सकते? क्यों नहीं सिद्धा ले सकते? क्यों नहीं योगा कर सकते? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आपको अब पकड़े जाने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे, हम आपको लेकर जाएंगे, हम जो चाहे वो करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास तो दवाई नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने नियम बनाया है। ये सब कुछ इस मीटिंग में तय हुआ है। इस मीटिंग के वीडियो है तो इंग्लिश में, लेकिन मैंने कुछ टाइटलिंग की है, पीछे से भी मैं कुछ बोलता रहूंगा और आप चौंक जाएंगे कि एक वायरस आने वाला, एक पेंडेमिक के ऊपर जो इतनी बड़ी योजना बनी, उसमें बैंकर, ट्रैवल एजेंट और कौन कौन थे। देखिए, एक एक करके कुछ वीडियो आपके सामने लूं। उसके पहले मैं आपको, ये 40 साल पहले का पुस्तक है, ये मैं दिखा चुका हूं 6-7 महीने पहले, लेकिन इसमें भी द आईज ऑफ डार्कनेस, इसमें भी इस वायरस का उल्लेख है। मतलब योजनाएं कितनी लंबी और बड़ी होती है, या कभी कभी हो सकता है कि वो 10 साल में लानी थी लेकिन ला नहीं पाए, वो बाद में ला रहे हैं और इसलिए अब ला रहे हैं। अब चलते हम इवेंट 201। ये 201 इवेंट 201 के वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला वीडियो आपके सामने देखिए, ये कौन है? ये व्यक्ति है मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ये देश सबसे कम प्रभावित है इस बीमारी में, ध्यान रखना। One thing we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, is a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. One thing we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, is a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. One thing we haven't spoken about. इसने कहा कि फेक इंफॉर्मेशन जब बाहर आएगी तो कुछ लोग इंफॉर्मेशन गलत भी देंगे, और गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे नुकसान होगा। इसलिए इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन केवल अथॉरिटी ही दे, वहीं पर बाहर जानी चाहिए। जो बात 18 अक्टूबर 2019 को कही गई, आज अप्रैल 2020 में WHO यही कह रहा है।
अगर हम इस पर बोले तो हमारे वीडियो गायब हो जा रहे हैं। दुनिया भर के कितने लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग करने वाले भारतीय वंश के एक बड़े व्यक्ति ने जिसने ईमेल का खोज किया, वो कल अमेरिकन चैनल पर कह रहा था कि आखिर हम जब इस पे बोलते तो हमारे वीडियो, हमारे ट्वीट गूगल से गायब कैसे हो रहे, इंटरनेट से कैसे साफ हो रहे? क्योंकि तय हुआ कि अगर कोई दूसरा इसका इलाज दे दे, या हम कह रहे उस लाइन पर अगर नहीं चले, तो क्या होना चाहिए? सिंगापुर सेम एक तरीके से चाइना जैसा देश है, वहां पर आदेश दिया, उसी का पालन, नो लोकतंत्र। इसलिए उसी देश के प्रतिनिधि ने ये बात को वहां कहा। अगला व्यक्ति क्या कहता है, देखिए। ये व्यक्ति कौन है, इसको पहले ध्यान से देखिए। इसके नीचे नाम लिखा है और उसके नीचे बोर्ड है। ये बिल गेट्स के फाउंडेशन का व्यक्ति है। इसका वीडियो शुरू से लेते हैं, मैंने आपको इसका नाम बताया। और इसके बगल में जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी वाले हैं। On supply chains that are just in time, we need to think about how much flex there is in that just-in-time supply chain system and make sure it keeps running. I think it's going to take specificity, and it's going to take knowledge that only the private sector has. The UN can play an important coordinating facilitation role, but the companies know where those commodities are, where they move, how to move them, and that's where a type of public-private collaboration that we have not generally had in these crises needs to be put together. मोटा मोटा ये आदमी कह रहा है कि जब ये क्राइसिस आएगी तो इस क्राइसिस में हमको प्राइवेट प्लेयर को, तमाम लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से फायदा होगा। वायरस आ रहा है भाई, उस वायरस पर दवाई की बात नहीं हो रही है। उस वायरस पर दुनिया कहाँ लॉकडाउन करनी है, किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, कैलकुलेशन चल रहा है। मार्केटिंग के लोग भी इसमें है। अगला वीडियो देखिए। I personally do not believe that trying to shut things down in terms of information is either practical or desirable. And we do have, I think, a couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy, second of which is relying and informing and equipping trusted sources of information with the facts so they can then pass that on. But we also need to actually think about a technological answer to this. I personally... इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात भी की है, बात लंबी है, लेकिन मैं आपको अगले एपिसोड में इनको हिंदी में करके भी दिखाऊंगा। आज मैं आपको मोटा मोटा दिखा रहा हूं कि कौन से इंडस्ट्री के लोग इस इवेंट में आकर क्या प्लान कर रहे हैं। माफ करिए, प्लान नहीं, प्लॉट कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस षड्यंत्र को खोलना, आपके सामने बताना, इस हिंदुस्तान के केवल 150 करोड़ नहीं, दुनिया के 750 करोड़ जनमानस का, मनुष्य जाति का हित है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए किसी भी कार्रवाई की संभावना के बावजूद मैं आपके सामने इवेंट का, व्यक्तियों का, संस्थाओं का, कंपनियों का नाम लेकर बोल रहा हूं। अगला वीडियो देखिए। Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective, or for the most part, it's really a war footing that we need to be on. Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective, or for the most part, it's really a war footing that we need to be on. Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective, or for the most part, it's really a war footing that we need to be on. Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective, or for the most part, it's really a war footing that we need to. और इन्होंने जो पक्ष रखा, ये कुछ वीडियो एक साथ देखने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला वीडियो चलते हैं। So the policy crisis in question for this board in this meeting is this. How should governments, business, and international organizations allocate and distribute pandemic antivirals and medical supplies to the people who need them most? So the policy crisis in question for this board in this meeting is this. How should governments, business, and international organizations allocate and distribute? How should national leaders, businesses, and international organizations balance the risk of worsening disease that would be caused by the continued movement of people around the world against the risks of profound economic consequence
of travel and trade bans. How should So the policy question for this board now is how should financial resources be prioritized? Are there nodes that we cannot allow to fail? What is your sense of priorities? We don't have money. इसका जरा नाम दिखाइए, नीचे से नाम दिखाइए। ये व्यक्ति जॉन हॉपकिन इस संस्था का है जो कि हेल्थ पर रिसर्च करती है, लेकिन ये कमेंट कर रहा है कि ये कमेंट क्या कर रहा है कि दुनिया के इकोनॉमी पर इसका जो असर होगा उसको लिए हमको क्या ये देखिए यहां पर पूरा अंग्रेजी में लिखकर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये क्या कह रहा है, बात इसका पोस्ट क्या है, इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये बात किस दिशा में कर रहा है। इसकी लिंक आगे जोड़ेगी अगला वीडियो सुनने पे। देखिए What we've seen work very well in the HIV. ये Johnson and Johnson through the Global Fund. So having a centralized mechanism, so financially able to procure on behalf of affected countries would be critical. I think the second thing is it's going to be very important that for the business sector, for manufacturers of antivirals, that we have clarity around what the need is and where the need is and who are making the decisions. What we've seen work very well in the HIV field is, in fact, procurement through the Global Fund. So having a centralized mechanism, so financially able to procure on behalf of affected countries would be critical. I think the second thing is it's going to be very important that for the business sector, for manufacturers of antivirals, that we have clarity around what the need is. ये कौन से कंपनी से है? जॉनसन एंड जॉनसन। माना कि दुनिया की एक बड़ी हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनी है, हालांकि बदनाम है। इसके ऊपर खुद अमेरिकन कोर्ट ने ही कई करोड़ डॉलर का फाइन लगाया हुआ है। अगर आपको याद ना हो तो कुछ महीने पहले मैंने आपको शो करके बताया था। और भारत में भी जो पाउडर यूज की जाती है ना, छोटे बच्चों को, आपके प्यारे छोटे बच्चों को पाउडर जो आप लगाते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की लगाते हैं, ये समझ के कि मेरे बच्चे के लिए फायदे की है, क्योंकि डॉक्टर लिख के देता है ना। लेकिन उससे कैंसरस है, कैंसर हो सकता है। यह अमेरिका में पकड़ा गया, वहां पर फाइन हुआ, लेकिन भारत में अभी भी बेच रहा है। ये वहां पर उस कंपनी का कोई साइंटिस्ट नहीं गया, मार्केटिंग का आदमी गया और क्या कह रहा है, सेंट्रली करिए, सेंट्रली। कहीं भारत में पतंजलि ना उपाय कर ले, कहीं किसी दूसरे देश में जो स्थानिक उपचार पद्धति है वो ना विकसित हो जाए, फिर हमारे नियंत्रण से मार्केट चला जाएगा। इसलिए करना क्या पड़ेगा, सेंट्रली करना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ कह रहे हैं कि सेंट्रली है भाई, एक जगह से तय हो रहा है, बाकी देश तो बस ममक कह रहे। हाँ, तुम जो कहो कह रहे। देश भर में आवाज उठने के बावजूद और कुछ घटनाएं संदेहास्पद ध्यान में आने के बाद भारत सरकार ने जरूर कुछ चेंज किया है और भारत के आयुष विभाग द्वारा भी प्रोटोकॉल जारी हुआ है। हमारी उपचार पद्धति पर भी काम की संभावना बनी है, लेकिन ये भारत में बनी है ना, सारे देश में नहीं बनी है, सारी दुनिया में नहीं बनी है। और वो भी जिस गति से हमारे यहाँ चाहिए नहीं है, ये मैं स्वीकार करता हूं। और इसलिए मित्रों, सेंट्रली सब कुछ करना है, हम करेंगे, हम कहेंगे वही होगा। कौन कह रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन। अगला वीडियो देखिए। We shouldn't underestimate the power of entrepreneurship. We need to escalate that, whether it's through the government's helping with tax breaks or subsidies of that nature to increase manufacturing of those types of products. It can happen quickly. A Marshall-type plan, don't mean to say that exactly, but a Marshall plan that can go into effect can stimulate change very quickly. We shouldn't underestimate the power of entrepreneurship. We need to escalate that, whether it's through the government's helping with tax breaks or subsidies of that nature. To increase manufacturing of those types of products. It can happen quickly. A Marshall-type plan, don't mean to say that exactly, but a Marshall plan that can go into effect can stimulate. पेंडेमिक आएगा तो स्वाभाविकता उसके लिए इतना समय नहीं मिलेगा कि कई चीजें बनाई जाए, तो सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी। तमाम बातें आपको पता होगा कि ऐसी कई एनजीओ दुनिया भर में चलती है जो कहती है कि आपदा आई है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो उस मुनाफे का हिस्सा होता है जो मुनाफा इन कंपनियों को मिलता है। कई एनजीओ है, नाम भी आगे आएंगे, उनका मुनाफा भी बताऊंगा और कैसे ये लोग कहते तो गरीबों के लिए काम करने का दावा है, लेकिन इनके एक्टिविटी से अमीरों की और खास करके दवाई कंपनियों की तिजोरी भरती है।
तिजोरी भी शब्द छोटा है, इससे बड़ा शब्द मुझे पता नहीं, इसलिए कह रहा हूं। ये षड्यंत्रकारी लोग इतना बारीक माइक्रो प्लान करते हैं। अगला वीडियो। To underscore the point that cooperation among supply chain providers or businesses that have huge supply chains can add a lot of efficiency to the whole process. To underscore the point that cooperation among supply chain providers or businesses that have huge supply chains can add a lot of efficiency to the whole process. To underscore पूरी प्रोसीजर की चर्चा है, और जो चर्चा आप इस वीडियो में सुन रहे हैं यही हो रहा है। आप पेपर में भी पढ़ रहे होंगे और अपडेट भी ले रहे होंगे। अगला वीडियो। The question is, can you, through this international mechanism, really promote commitments to doing this as quickly as possible and give people a sense that actually if they contribute more, that they will have a better chance of protecting their own populations and their country's security and health. The question is, can you, through this international... इस वीडियो पे मैं आपको विशेष ध्यान देना चाहता हूं। इसका ऑडियो बंद करके वीडियो प्ले करते हैं। नाम के नीचे पद पढ़िए। क्या पद है? फॉर्मर यूएस डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हम भारत में आकर अगर बात करें तो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर को एनएसए कौन है? अजित डोभाल। हेल्थ के एक मीटिंग में हेल्थ से संबंधित व्यक्ति न जाए और केवल नेशनल सिक्योरिटी क्षेत्र का आदमी जाए, कुछ शक तो आता है। अगला वीडियो। At the moment, we want the funds, right? You need the money. So where's the money? So government kind of supplies some money. A lot of, private sectors, some are sitting here. You have some money. But now you need a really coordinated, centralized effort. So at the moment, we want the funds, right? You need the money. अब इस वीडियो का भी शुरुआती का हिस्सा नाम पढ़ने के लिए दोबारा दिखाता हूं। ये आप इस पद का व्यक्ति देखिए, चाइना सीडीसी। अभी आज ये पूरे नाम जब आप पढ़ेंगे पूरे शो में तो आपको दो देशों के सीडीसी दिखाई देंगे। वो एक है चाइना का और दूसरा है यूएस का। आगे अगला वीडियो। So government kind of supplies some money. It's very important that we make sure that there is concise communication with all healthcare facilities where these patients are being treated so that there isn't mass panic. It's very important that we make sure that there is concise communication with all healthcare facilities where these patients are being treated. So अगला वीडियो देखते हैं, फिर इसकी लिंक बताता हूं। So to be completely clear, most of this production would already be committed in contracts. Yes. It is almost unheard of that people are producing product without having a forward commitment for the consumption of that product. So the first thing that needs to be done, because this is not something that the countries currently control, unless countries are going to bring about emergency situations and co-opt an existing supply chain. सप्लाई चेन, कुछ शब्द ही ध्यान रखिए। हमें पूरी बात माइक्रो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उसके बाद में जाएंगे। पहले कन्विंस होइए, समझ लीजिए कि जो हम कह रहे हैं ऐसा हो भी सकता है। अगला वीडियो। Hotels will be experiencing, crippling losses doing that. And we know that the hotel business in itself makes up 5% of the GDP. Hotels will be experiencing, crippling losses doing that. And we know that the hotel business in itself makes up 5% of the GDP. Hotels. अब इस वीडियो का भी नाम शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इस नाम को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये नाम कहीं सुना हुआ है। नाम, पद, कंपनी पढ़िए। जरा इस वीडियो को दोबारा प्ले करिए। ये क्या है? मैरियट इंटरनेशनल। हटा दीजिए। आपको पता होगा कि मैरियट इंटरनेशनल एक होटल चेन है। अरे होटल चेन, होटल तो बंद है इन दिनों में। फिर क्या ऐसा हुआ है कि होटल वाले भी इसमें आए हुए हैं? क्या बंद वास्तव में बंद होता है या कुछ दिनों का बंद कुछ लंबे फायदे का भी होता है? एक फाइनेंस एक्सपर्ट की भी प्रतिक्रिया दिखाऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल नुकसान के दिनों में भी कुछ लोगों का फाइनेंशियल बहुत बड़ा फायदा होता है। अगला वीडियो। This is essential, what is non-essential travel, we have to clarify this. Otherwise, if we go down to 20% bookings over a long period, the company will run down. That's a fact. What is essential, what is non-essential travel, we have to clarify this. Otherwise, if we go down to 20% bookings over a long period, the company will run down. आपने कंपनी का नाम पढ़ा ही होगा, लुफ्तांसा एयरलाइंस, यूरोप की कंपनी, दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में से एक है, शक्तिशाली एयरलाइंस में से एक है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर एयरलाइंस
इन दिनों में उस स्थिति में है कि पता नहीं कब क्या बंद हो जाए। तो ये लुफ्थांसा वाले यहाँ पर क्या कह रहे थे, जो कह रहे हैं कि 45 से 25% अगर फॉल डाउन होगा तो एयरलाइंस चलाना मुश्किल हो जाएगा। एयरलाइंस तो दुनिया भर की करीब करीब बंद है, कुछ देशों में जरूर चल रही है, लेकिन ये फॉल डाउन उससे ज्यादा है जितनी चर्चा की गई। मुझे उससे नहीं लाना है। मैं तो कह रहा हूं आपको, मैं ये टीवी चैनल में कोई हमको इन्वेस्टिगेशन का एफआईआर नहीं लिखना है या चार्जशीट नहीं लिखना है, हमको बस ये देखना है कि क्या हम सही दिशा में सोच रहे हैं। तो यहां पर होटल के बाद एयरलाइंस वाला भी मीटिंग में था। आगे a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They, in fact, have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone, of accurate information. Because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is not. शब्द तो बड़े मीठे हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, सुनने में ईमानदार भी लगते हैं कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन क्या मेरे लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अलग नहीं हो सकती और किसी और के लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का मतलब कुछ और नहीं हो सकता? हो सकता है, वही होता है। मेरी फायदे की चीज को मैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहूंगा। इसलिए ब्रॉडकास्टर जो वो कह रहा है, इसका मतलब टीवी चैनल वाले जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो न्यूज देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या हो ये भी तय करना पड़ेगा। देखिए अगला वीडियो। The outcome of the CAPS pandemic in Event 201 was catastrophic. 65 million people died in the first 18 months. The outbreak was small at first and initially seemed controllable, but then it started spreading in densely crowded and impoverished neighborhoods of megacities. From that point on, the spread of the disease was explosive. Within 6 months, cases were occurring in nearly every country. The global economy was in a free fall. The GDP down 11%. Stock markets around the world plummeted between 20 and 40% and headed into a downward cycle of fear and low expectation. Businesses were not borrowing, banks were not lending. Everyone was just hoping to hunker down and weather the storm. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will last for years, perhaps a decade. The societal impacts, the loss of faith in government, the distrust of news, and the breakdown of social cohesion could last even longer. We have to ask, did this need to be so bad? Are there things we could have done in the 5 to 10 years leading up to the pandemic that would have lessened the catastrophic consequences? We believe the answer is yes. So, are we as a global community now finally ready to do the hard work needed to prepare for the next? आपको लगा ना कि कोई न्यूज एंकर की तरह बता रहा है कि क्या क्या हुआ है? जी हाँ, यहाँ पर न्यूज क्या होगी जब मैं आपके सामने दे रहा हूं, तो इन दिनों में न्यूज क्या होनी चाहिए ये भी एक न्यूज चैनल के प्रतीकात्मक तरीके से बुलेटिन के वीडियो भी वहां पर दिखाए गए। देखिए। I think that given that the countries most affected are ये तो यूएन फाउंडेशन का वीडियो है। countries with unequal access to कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। to finances, the UN has a worldwide footprint, universally recognized, and universal membership. I think that given that the countries most affected are those that are low and middle income countries with unequal access to technology, to finances, the UN has a worldwide footprint, universly recognized. ये यूनाइटेड नेशंस का वीडियो था, न्यूज का भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन यूएन का वीडियो इसलिए दिखाना जरूरी था मित्रों क्योंकि आपको पता होगा कि पहले तो केवल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ही पिक्चर में था। ये बड़ा प्लेयर जो है यूनाइटेड नेशंस, सबसे बड़ी गद्दारी छोटे देशों के साथ करने वाला विश्व का ये बड़ा संगठन, कहते तो गरीबों के लिए बना है, छोटे देशों के लिए बना है, लेकिन अपने तरीके से दुनिया को चलाना चाहने वाले ये लोग ये WHO को बचाने तब सामने आ गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने ही, इनके जन्मदाता अमेरिका ने ही इनके ऊपर हमला बोल दिया, क्योंकि इनका ही बच्चा या जो भी कहना है चाइना ने हाईजैक कर लिया।
अभी हाईजैक की स्टोरी भी और थ्योरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इस इवेंट में हैं। आगे एक टीवी चैनल पर एक डॉक्टर बोल रहा है, animals and people for decades, but have not been successful at developing a licensed vaccine. And sure, there are new technologies that may help, but it's going to be difficult. I am not optimistic about having a vaccine in time to be relevant during this pandemic. I've known about caps-like viruses in animals and people for decades, but have not been successful at developing a licensed vaccine. And sure, there are new technologies that may help, but it's going to be difficult. कुल मिलाकर ये कहना है, ये डॉक्टर एक टीवी चैनल पर प्रतिक्रिया की तरफ बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है, कुछ नया लाना पड़ेगा। अरे भाई नया लाना पड़ेगा ऐसा जब कहेंगे तभी तो इनकी तरफ देखेंगे ना, अगर कुछ है ऐसा कहेंगे तो फिर तो उधर जाएंगे। GNN इस चैनल के नाम से एंकर रिपोर्टिंग कर रही है इस तरीके से जैसे इवेंट घट चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या योजना पहली बनी है। 2 आखिरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी और चर्चा भी बढ़ाऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा, फाइनेंस एक्सपर्ट भी हमको प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन पहले जरा ये दोनों वीडियो देख लेते हैं। A large portion of it for themselves. I think it's not like If there's some sense that there's a UN institution, that can do all of this, then I worry we're suffering from a delusional disorder on the power of the UN. It's really important to get those industries and their trade associations and an efficient leadership established, which is decentralized, but has a collective responsibility and accountability to be supported by the. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. पूरे कई सत्रों में हुई कॉन्फ्रेंस है जिसमें कई सेशन हुए, उन सेशन में तमाम चर्चा की गई, उसमें से हमने केवल कुछ सेकंड लिए हैं क्योंकि आपके सामने मुझे केवल भूमिका बनानी है। आप ये समझ जाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या हम फिल्मों में जो देखते हैं ऐसा पहले नहीं होता है, क्या फिल्में केवल हमारी मनोदशा तैयार करने के लिए बनाई जाती हैं और पीछे से उसकी वास्तव चीजें भी आती है, होता है। दुनिया किस दिशा में सोचे, इसके लिए दुनिया भर में अपना मीडिया हाउस, अपना मीडिया नेटवर्क, अपना सब कुछ ये रखने वाले देश है। चाइना अपने देश में दूसरे देशों के मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक क्यों नहीं आने देता है? क्योंकि दुनिया एक दिशा में चलाना चाहने वाले लोग चाइना के लोगों को उस दिशा में हाँक ना सके, जानवरों की तरह, इसलिए हक कह रहा हूं, जानवरों की तरह हक ना सके और एक दिशा में चलने को मजबूर ना हो, इसलिए कुछ देश करते। कभी कभी ये चीजें गलत भी लगती है, लेकिन जब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और जब 150 करोड़ का देश बनकर हम अपनी तरफ आईने में देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, हम क्या सोचे इस पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा कहे कि भाई दवाई नहीं है और हम मान रहे, कैसे होगा? नहीं, हमारे पास है, हमारे पुरखे उस पर जीवित रहे हैं और इसलिए दुनिया जिस दिशा में सोचने की व्यवस्था की गई है उस दिशा से अगर हम अलग नहीं हटेंगे तो हम दुनिया के भेड़ बकरी की शिकार हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सुरेश जी इसमें तो व्यावसायिक लोग भी थे, इसमें तमाम प्रकार के लोग थे, उनका भी तो नुकसान हुआ है। लेकिन अब आपको ये वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया देता हूं। देखिए ये पुनीत जी फाइनेंस एक्सपर्ट है, क्या कहते हैं। कोरोना वायरस के चक्कर में मार्केटें गिरी, लोगों को बहुत नुकसान हुआ, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का तकरीबन 30 से 40% तक पैसा निकल गया। कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि येस बैंक और दूसरी कई कारणोंवश जो कि पिछले 4-5 साल से तरक्की कर रही थी, आज बहुत बुरी हालत में हम सब जानते। बट सोचने वाली बात यह है, आज यदि कंपनियों को नुकसान हुआ है और शेयर बाजार के अंदर से में इतना लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, तो वो पैसा गया कहां? किसी का फायदा भी हुआ होगा। पैसे का नुकसान हो रहा है तो किसी का फायदा भी हो रहा है, पैसा खत्म तो हो नहीं सकता है मार्केट से। तो फायदा किसका हुआ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये मैन्युफैक्चर्ड था या ये जेन्युइन रीजन था, ये सोचने वाली बात है।
आज की डेट में जो मुझे लगता है नुकसान रिटेल इन्वेस्टर का हुआ, मेरे और आप जैसे नॉर्मल आम आदमी का, आम इन्वेस्टर का हुआ, बट फायदा हुआ तो उन फंड्स का जिन्होंने मार्केट में शॉर्ट किया। उनको जैसी भनक लगी कि ऐसा कुछ होने वाला है, उन्होंने मार्केट में शॉर्ट किया। शॉर्ट करने का मतलब माल को, शेयर को खरीदने के पहले बेच देना। पहले उन्होंने बेच दिया, फिर उन्होंने कम दामों पे उसको खरीद लिया और मार्केट को और नीचे गिराने का। अभी पिछले दिनों सुनने में आया चाइना का एक फंड हमारे सबसे बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड के शेयर की 1% इक्विटी खरीद गया। अब ऐसी बहुत सारी चीजें निकलेंगी जो कि खरीद रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स जो कि हमारी हिंदुस्तानी मार्केट के बहुत अच्छी कंपनियों को बहुत सस्ते भाव में खरीद के इसका मुनाफा कमाएंगे। इसके बारे में रिसर्च होनी चाहिए और इसके बारे में पता लगना चाहिए। बट अल्टीमेटली कुछ इस तरह के एक्शंस भी होने चाहिए जिससे इस चीज को रोका जा सके, ताकि हमारे जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, जो हमारी एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन है, वो कोरोना वायरस के चक्कर में बर्बाद ना हो जाए। मार्केट पे कई लोग, इंटरनेशनल प्लेयर्स इसका नाजायज फायदा ना उठाएं और हमारी। मित्रों, मैं इस वक्त आपको लाइव देते समय अमेरिका का फायदा बता रहा हूं रुपए में। बाकी अमेरिका दवाई कंपनियां और क्या क्या करेगी वो छोड़ दीजिए। एक फायदा आप अपने मोबाइल में जाकर देख सकते हैं। मैंने डाला कि डॉलर का रेट इस वक्त, मेरा कन्वर्जन भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो क्या है, 76.52, 76 रुपए। कोरोना आने के पहले कितना था, 70 रुपए अप्रोक्सीमेट। 6 रुपए का फायदा अमेरिका को सीधे हुआ है। ये फायदा उसको कितने साल में होता है वैसे देखा जाए तो, इस बार कैसे हुआ है? क्या कुछ साल पहले लोगों ने कहा था कि अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है कि रेट 100 रुपए की तरफ जाएगा? माना कि उनके लोग मर रहे हैं, लेकिन अपने लोग मरने के लिए अफगानिस्तान, ईरान, इराक या कई युद्धों में अमेरिका भेजता है ना, कि मरने का डर तो वहां होता ही है। मैं नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं यही सच होगा, लेकिन जब हम किसी चीज पर संदेह लेते हैं तो तमाम थ्योरी पर विचार करना पड़ता है। कोई पुलिस इंस्पेक्टर या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब उसकी केस स्टडी बनाता है तो एक स्टोरी बनाता है, और वो स्टोरी को, वो कड़ियों को जोड़ता है। कुछ कुछ चीजें बीच में रह जाती है, लेकिन एक जब स्टोरी बनती है और उस पर जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो जुड़ जाती है। चाइना भी फायदे में है और इसमें यूएस भी फायदे में है। दोनों के लोग इस इवेंट में हैं। इस पूरे इवेंट में एक जो नाम बड़ा बार बार सामने आ रहा है वो बिल गेट्स के फाउंडेशन का है। जो फाउंडेशन कहने के लिए तो दुनिया भर के गरीबों को या थर्ड वर्ल्ड जिनको कहा जाए, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बना फाउंडेशन है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यह फाउंडेशन खुद तो अमीर होता ही जा रहा है, पैसे बांट रहा है, लेकिन खुद भी अमीर होता जा रहा है। कहा गया कि बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट छोड़ी तो अपना 90% संपत्ति उन्होंने इस फाउंडेशन को दान दी। हालांकि बाद में पता चला कि उसके अध्यक्ष और वो उनकी पत्नी और वही है। उस फाउंडेशन की संपत्ति भी बढ़ रही है और दुनिया भर में कई प्रकार की नई तकनीक, ना केवल आपके हेल्थ से संबंधित बल्कि आपकी खान पान, जीएम फूड, मॉडिफाइड फूड, इसको भी ये प्रमोट करता है। एक तरीके से सोचिए कि जो व्यक्तियों में आईवीएफ की ट्रीटमेंट आजकल लेने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें आप शारीरिक संबंधों से पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, वैसे ही बीजों को, बीज अपने बीज से दूसरा फल नहीं ला पाएगा, नया पौधा नहीं ला पाएगा, आपको हर बार नया लाना पड़ेगा। जैसे बीजों में हो रहा है वैसे व्यक्तियों में भी हो रहा है। यह अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। लेकिन यह फाउंडेशन संदेह के घेरे में इसलिए भी है कि आज हमने इसको, वैसे तो हम काफी दिनों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आज के कुछ स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूं कि आज हमने WHO और बिल गेट्स के इस फाउंडेशन को संपर्क किया तो उनकी तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। ये देखिए, हमने पूरा डिटेल दिया है, ईमेल भी किया है, मैं जरूरत पड़ी तब ईमेल भी दिखाऊंगा। हमने वर्ल्ड बैंक और हमने WHO और बिल गेट्स के फाउंडेशन को संपर्क किया, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया देने को नहीं आए। मैंने साफ साफ शब्दों में ईमेल इनको करते हुए कहा है कि हम आज कोरोना पर खुलासा कर रहे हैं और हमें डाउट है आपके ऊपर,
संदेह है, आपको हम आरोपी के पिंजरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। आप अपना पक्ष रखने आइए, या हम आपके पास अपनी अभियान भेजते हैं। नहीं, आप ईमेल पे प्रतिक्रिया दे दीजिए, या आप जैसे भी हो सकता है हमको प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन इन्होंने हमको संपर्क ही नहीं किया। क्यों? हम तो, अगर आप होते तो हम जो आरोप लगा रहे इसके जवाब आप दे देते, अगर हम गलत है तो दुरुस्त हो जाते, लेकिन आप आए नहीं। क्यों नहीं आए? ये जवाब आपको देना है, क्योंकि हमने आपको यहां आने की, अपना पक्ष रखने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी थी। मित्रों, मैंने जैसे कहा कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल के हैं। कोरोना तो एक है, आने वाले दिनों में ये लोग चाहे और वैसा ही दुनिया भर में हो, ऐसा अगर होगा जो कि इस बार हुआ है। आपको याद होगा 2009 में N1H1 आया था, तब भी WHO ने ये किया था, और तब यूरोप की पार्लियामेंट्री कमेटी ने, ऑफिशियल संसदीय कमेटी ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पाया गया कि WHO उसमें पापी था, दोषी था, और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया, दुनिया का नुकसान हुआ। लेकिन कार्रवाई हुई क्या रिकमेंडेशन के बावजूद? नहीं। तमाम काले दाग का इतिहास होते हुए भी ये कंपनियां कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनका बजट, अब जानते हैं कि बिल गेट्स इतना दान देता है, जिसको तथाकथित दान कहा जाए, वो भारत के बजट के बराबर का होता है। हमारे यहां तो फिर भी नरेंद्र मोदी है और मजबूती के साथ कुछ कर पाते हैं। सोचिए कि कुछ देश तो टिकते भी नहीं होंगे, कुछ देशों के राष्ट्रपति इस पर संदेह ले और बोले तो उसकी सरकारें चली जाती है, मीडिया हाउस बंद हो जाते हैं, यूट्यूब के वीडियो गायब हो जाते हैं, आदमी भी गायब होते हैं, कैसे मारे गए पता तक नहीं चलता। इतने बड़े बड़े षड्यंत्र करने वाली दुनिया की सत्ता अपने हाथ में रखने के नए नए तरीके ढूंढने वाले, 100 200 सालों की योजना बनाने वाले शत्रुओं से टकराने के लिए आपका बच्चा तैयार है? नहीं है। कहां से होगा वो तो जानता भी नहीं है, शायद ये उसको पूरा सच भी नहीं लगेगा। लेकिन मित्रों, कोई तो दुनिया में आपका शत्रु भी हो सकता है, आपका शोषण भी कर सकता है। इतना सोचकर ही इस कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो शायद ही मेरा ये प्रयास जो इतने खतरे मोलकर आज मैंने लिया है, शायद आपकी आंखें खोले और आपको आने वाले कल के कालोख भरे खतरनाक कल के लिए अपने बच्चों को, समाज को, देश को, राष्ट्र को और मानव जाति को तैयार करने में शायद उपयोगी पड़ सके। इसी आशा में मैंने आज का ये शो किया है। आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए और कई पहलू पर लेकर आएंगे। मुझे इस शो को मैं अंग्रेजी में करूं, ऐसा भी कई लोग चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश भी इस पर बोलने लगे हैं, कुछ देश, इसलिए मैं इसको अंग्रेजी में भी करूंगा। मुझे आज एक फ्रेंच मित्र ने कहा कि सुरेश जी आपका अंग्रेजी में करिए, मैं उसको फ्रेंच में करूंगा। मित्रों, हम चाहते हैं कि ये जानकारी दुनिया के सामने जाए। आपको अगर आज का शो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो भी हमको बताइए, और बहुत भी बुरा लगा है तो भी बताइए, ये पागलपन लगा है तो भी बताइए, क्योंकि पता चले कि हम जो कह रहे हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।